आदाब, मैं मोहिउद्दीन आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ आज के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। आज हमारे साथ MIM के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MIM के बहुत ही अहम लीडर इम्तियाज़ जलील हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत खुशामदीद इम्तियाज़ जलील साहब, आपको आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत में होता ऐसा है कि कुछ ऐसी बयानबाजियाँ होती हैं जो किसी लीडर को, किसी पार्टी को जो है वो बहुत नुकसान पहुँचा देती है या रातों रात जो है वो बड़ा लीडर बना देती है। कुछ बयान ऐसे होते हैं जो कौमी नुकसान करते हैं, मिली नुकसान करते हैं, और कुछ ऐसे बयान होते हैं जिसका खमियाजा किसी कौम को या एक ग्रोह को लंबे अरसे तक भुगतना पड़ता है। वारिस पठान का बयान, जैसा कि उन्होंने कहा, उस कंट्रोवर्शियल बयान के ताल्लुक से हम बात करेंगे इम्तियाज़ जलील साहब से कि इसकी हकीकत क्या है। इम्तियाज़ साहब, एक बात ये बताइए कि MIM जो है वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल बयान देने की कॉन्टेस्ट में जो है वो मशहूर रही है। वारिस पठान ने फिर एक बयान दे दिया और पूरी मुल्की सियासत में जो है हंगामा मच गया। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका रद्द-ए-अमल क्या है इस ताल्लुक से? देखिए, ऐसा नहीं है कि MIM कंट्रोवर्शियल बयान देते रहती है करके। हकीकत ये है कि मीडिया की हमसे बहुत मोहब्बत है, तो होता यह है कि हम उफ भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं, और दूसरा कत्ल भी करता है, किसी भी हद तक चले जाता है, तो उसकी इतनी दखल नहीं ली जाती है जितना हमारी पार्टी के लीडरान की ली जाती है, और ये हकीकत है। देखिए, पार्टी MIM पार्टी 2 MPs है, एक महज 10-12 हमारे MLAs है, लेकिन इतनी अहमियत इस पार्टी को मीडिया क्यों देता है? इसलिए देता है कि कहीं ना कहीं उन्हें यह बात पता है कि हम जो बात बोलते हैं वो पते की बात बोलते हैं। हम आपको कोई गाने, गीत, संगीत, गजलें, म्यूजिक सुनाने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। हम जब बात करते हैं तो उस बात के अंदर इस कौम की एक नाराजगी होती है कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इस कौम का ये गुस्सा होता है कि ये मुल्क मेरा भी है, जितना आपका है, जितना दूसरे जात, धर्म और मजहब के लोगों का है, उतना मुसलमानों का भी है। लेकिन बार बार जो हमको टारगेट किया जाता है, जो हमको एक अलग नजरिए से देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी होती है। हर कोई नहीं बोलता है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो आपको बड़ा चुभता है ये कि आप क्यों बोल रहे हैं। हम तो खामोश बैठे हैं, आप भी खामोश बैठिए। हम खामोश बैठने के लिए नहीं आए। आप तो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं हम उसको दिखाते भी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इम्तियाज़ जलील साहब कि क्या बोलने से जो है वो मसाइल हल हो जाते हैं? क्या MIM जो है वो सिर्फ बोलने के लिए मुसलमान को वोट देता है, काम करने के लिए वोट नहीं देता? और ऐसे बयान जिसको जो है वो मुल्की सियासत पर, मुल्की सतह पर जो है जिसका नुकसान, खमियाजा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भुगतना पड़े कि हम 25 करोड़ हैं और अक्सरियत पे जो है वो गालिब आ जाएंगे, इस तरह के बयान जो है, क्या आपको लगता नहीं कि जो CA का जो प्रॉब्लम फिलहाल हो रहा है, जो शहरियत तरमीमी कानून, NRC और NRP का जो मुद्दा बना हुआ है, मुसलमान जो है वो दिन रात करके शाहीन बाग में बैठा हुआ है, ना उसे भूख की परवाह, ना उसे प्यास की परवाह। वज़ीर-ए-आज़म एक जानिब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो तस से मस नहीं होने वाले इस ताल्लुक से। अपनी माएँ बहनें जो है वो का वक्त जो है वो शाहीन बाग में लग रहा है, वो ना धूप देखती है ना ठंडी देखती है। इसके बावजूद वारिस पठान का एक बयान आता है और वो बयान जो है वो तमाम के तमाम मेहनत पे पानी फेर देता है। आप ये बताइए कि आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं? आप ये बताइएगा कि आप हम पर ये बता रहे हैं कि सिर्फ हम बयानबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं। महाराष्ट्र का अगर लोकसभा का चुनाव अगर आपको याद होगा तो पता नहीं है कि आप कितने भाजपा के भक्त हैं या कांग्रेस के भक्त हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसी राज्य के अंदर 24 सीटें लड़ी थी लोकसभा की, और उसमें से 1 सीट जीती, एक ONE1, और मजलिस ने 1 सीट लड़ी थी और 1 जीती है। तो या तो वो जनता बेवकूफ होंगी जिन्होंने 1 सीट के ऊपर हमको जिताकर लेकर आया और 100% रिजल्ट दिया, या वो जनता बेवकूफ होंगी जिन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने इतनी सारी सीटें लड़ी और 1 सीट जिताकर लेकर आई,
तो हम कुछ तो काम किए होंगे जिसकी वजह से है तो लोगों ने ये बिल्कुल किए बिल्कुल हैं आप करके जो बात कर रहे हैं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जहां तक भक्त होने की बात है तो हम किसी के भक्त नहीं हैं, मैं किसी के भक्त नहीं हूं, मैं सच्चाई और ईमानदारी की बात कर रहा ताल्लुक से नहीं बात कर रहा हूं, ईमानदारी की सच्चाई की बात कर रहा हूं। अगर मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो मुझे ये जानना है कि वारिस पठान जब एमएलए थे तो उन्होंने बायकल्ला में इतना काम नहीं किया जितना काम जो है वो एक कॉर्पोरेटर रईस शेख ने काम किया है। बहुत अच्छी बात है। एक कॉर्पोरेटर ने जो है वो वारिस पठान से ज्यादा काम किया। वारिस पठान ने जो है वो सिर्फ 30-32 हजार वोट लिया है बायकल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी की, बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। जब वारिस पठान को उसके इलाके के लोग नहीं जानते हैं, उसके इलाके के लोग पसंद नहीं करते हैं, तो उनको क्या हक है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो है वो लीडरी करते बैठे, वो इस तरह के बयान देते बैठे? किसने कहा उनको कि इस तरह के बयान दिए जाए? असद साहब ने कहा। अच्छा ठीक है, चलिए हम अपना मुंह पे ताला लगा लेते हैं। नहीं, असद साहब ने कहा उनसे बोलने के लिए, हम अपने मुंह पे ताला लगा लेते हैं, पहली बात मुक्के और बहरे हो जाते हैं। आप बोलिए सर, आप ऐसी बातें बोलिए जिससे हिंदुस्तानी मुसलमानों को फायदा हो, आप ऐसी बातें बोलिए जिससे हिंदुस्तान की कौमियत को फायदा हो, हिंदुस्तान की जो है वो भलाई हो, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों बोलते हैं कि जिससे समाज बढ़ जाता है? मोहिउद्दीन साहब, मैं आपके कानों में रस मुझे एक बात पूछने दीजिए। आप, मेरा सवाल आपसे यह है कि कुछ दिन पहले वारिस पठान को नेशनल स्पोक पर्सन बनाया गया। क्यों बनाया गया? वारिस पठान रोजे अव्वल से जो है वो भड़काऊ भाषण करते रहते हैं, टेलीविजन चैनल पर भड़काऊ भाषण करते रहते हैं। क्या इमाम की पॉलिसी यह है कि समाज को डिवाइड करें? चलिए ठीक है, वारिस पठान भड़काऊ भाषण देता है, अनुराग ठाकुर क्या आपको गीत सुनाता है, योगी आदित्यनाथ क्या आपको गजलें सुनाता है रोज रात में, परवेश वर्मा जो दिल्ली का मेरे साथ सांसद है वो आपको म्यूजिक ही सुनाता है कि बहुत आपको पसंद आता है। मतलब आप ये कह रहे हैं वारिस पठान ने जो किया वो सही किया। इस देश के अंदर मुजरिम सिर्फ एक ही है, बाकी हमारा कत्ल कर दे, हमको गोलियां मार दे, आपको ये डराए धमकाए कि अगर शाहीन बाग से इन लोगों को हटाया नहीं जाएगा तो ये तुम्हारे घरों में घुसकर अपनी मां और बहनों की इज्जत लूटेंगे, बलात्कार करेंगे। आप ये बताइए कि वारिस पठान के बयान की हिमायत इम्तियाज जलील करता है या उसकी मजम्मत करते हैं आप? देखिए, वारिस पठान ने जो भी कहा था, वारिस पठान ने खुद अपने तौर के ऊपर, जब ये मामला खास तौर से 15 तारीख के दिन ये भाषण हुआ गुलबर्गा कर्नाटक के अंदर, मीडिया को 20 तारीख के दिन ये पता चला कि वारिस ने ऐसा बोला। 5 दिन लग गए आपको ये समझने के लिए। मतलब सोचिएगा कि मीडिया भी कितना होशियार हो गया है कि 5 दिनों का पढ़ते रहा, देखते रहा, सुनते रहा कि क्या निकाला जाए। 5 दिनों के बाद नहीं, मुझे आप मीडिया को, क्योंकि वहां पे असद अवैसी साहब रखते हैं। बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही मुअद्दबाना इल्तिजा से ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप वारिस पठान के बयान की हिमायत करते हैं या क्या एमआईएम वारिस पठान के बयान की हिमायत करती हैं? आप जो है वो दूसरे इवेंट की तरफ मत जाइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए, जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर चीजें पेश की जाती है, जब बोलने वाला खुद ये कह रहा है कि मेरा ऐसा बोलने का मकसद नहीं है, मैं इस मुल्क के अंदर रहता हूं, मुझे पूरा फख्र है, मुझे पूरा गर्व है कि मैं आज भारतीय हूं, मैं कभी भी किसी भी जात धर्म मजहब के लिखित के अंदर साइन करके दिया है, शायद आपके पास पहुंचा नहीं है, मैं वो कॉपी आपके पास पहुंचा दूंगा, धर्म और मजहब का, मैं किसी भी जाति धर्म और मजहब का, और ये सिर्फ वारिस पठान का नहीं है साहब। ये देखिए, मतलब ये पार्टी का हमारी एक सोच है। ये एक अलग बात है कि एमआईएम के ताल्लुक से जब भी कुछ होता है तो बात इतनी होती है तो बहु इतना बड़ा किया जाता है कि एमआईएम के नेताओं ने ये किए हैं करके। उसमें आप मुझे ये बताइएगा कि अगर वारिस ने ये किया है तो क्या कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर? क्या अब इसका फैसला है तो हो गई है, ठीक है ना, एफआईआर हो गई। हमको इस कानून के ऊपर यकीन है ना, विश्वास है ना, हमको पूरा यकीन है, हमको इस देश की न्याय प्रणाली के ऊपर पूरा विश्वास है। लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं, आप अदालत में जो फैसला होगा होगा। अब मोहिउद्दीन साहब की अदालत के अंदर आपको माफी मांगना पड़ेगा, मोहिउद्दीन साहब को सफाई देनी पड़ेगी। जो बोलना था वो बोल दिए, एफआईआर जो होना था हो गई है, अब अदालत जो फैसला करेगी हम सर आंखों के ऊपर देखिए, अदालत फैसला करेगी। और इससे पहले जो है वो हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वापस आपके पास जल्दी लौटते हैं। आप सभी का खैर मकदम है। इम्तियाज जलील साहब जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं औरंगाबाद से, और ये खुद बजाद खुद सहाफ़ी रह चुके हैं, इनका एक लंबा करियर है सहाफ़त में और बहुत ही अहम चैनल के साथ इन्होंने काम किया है। इम्तियाज जलील साहब, एक बात ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि अदालत जो चाहे वो फैसला करेगी, वारिस पठान के बयान से एमआईएम को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा?
देखिए, हम फायदे नुकसान ये कोई तराजू लेके हम बैठते नहीं है कि हम ये करेंगे तो इतना फायदा होगा, ये करेंगे तो उतना नुकसान होगा करके। उसमें एक स्टेटमेंट उन्होंने किया था जिसका उन्होंने खुद ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, लेकिन चूंकि अब इस मुल्क के अंदर और कोई अहम मुद्दा बचा नहीं है सिवाय वारिस पठान के, और यहाँ के मीडिया ने यह तय कर लिया है कि जब तक हम वारिस पठान को फांसी के ऊपर लटकाएंगे नहीं तब तक सांस नहीं लेंगे, और ये वही मीडिया है। मुझे तो आपसे ये सवाल करने का, मुझे आप वही बताइए कि वारिस पठान के इस बयान से आपको कुछ फायदा हो पाएगा, कुछ सीख निकल पाएगी आपकी? जिस बयान से कुछ फायदा ना हो एमआईएम का, तो वो बयान का मतलब क्या है? कुछ नहीं सर। अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाला है आपके औरंगाबाद में, मुंबई में, आप वहां पे आओगे, सीटें खड़े करोगे, आप देख लीजिए, उसके बाद उसकी वोट बैंक आपका बढ़ेगा। ये बयान के बाद कुछ तो होगा ना, कुछ तो आपकी कैलकुलेशन होगा ना, बताइए वो क्या है? 26 कॉर्पोरेटर्स है मेरे पास। पहला इलेक्शन लड़े थे जिसके अंदर है तो 5 हमारे दलित भाई चुनकर आए हैं, एक हमारी हिंदू ओबीसी बहन चुनकर आई है मजलिस के टिकट के ऊपर। आप 2 महीने के बाद आना, ये इंटरव्यू दोबारा आपने लेना। बिल्कुल, हम आपसे इतना बयान होने के बावजूद, हमने आपको इतना ग्रिल करने के बावजूद इतने सारे सीटें आप जीते कैसे? तो मतलब आपको फायदा होगा वारिस पठान के इस कंट्रोवर्शियल बयान से, फायदा होगा आपको, ये कह रहे हैं? बात हमारे सियासी फायदा होगा, बयानों से फायदे नहीं होते हैं। तो बयान देते क्यों मैं फिर, बयान से फायदा नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आप तो खामोश, अच्छा हम खामोश बैठ जाते हैं, हम खामोश बैठ जाते हैं, हम मुंह पे उंगली लगा देते हैं, हम पट्टी बांध लेते हैं। आपकी आवाज कौन बनना चाहते हैं? आपकी ख्वाहिश है ना कि नहीं मुसलमानों की आवाज, मुसलमानों का लीडर बोलने की चाहिए। तुम्हारा लीडर होगा तो राहुल गांधी होगा, तुम्हारा लीडर होगा तो शरद पवार होगा, तुम्हारा लीडर होगा तो मुलायम सिंह होगा, तुम्हारा लीडर लालू प्रसाद होगा, तुम्हारा लीडर अब तो उद्धव ठाकरे साहब भी हो गए हैं, अब तो आप वो भी सेक्युलर हो गए हैं, वो भी आप होंगे। असद अवैसी से आपको इतनी सुनिए, मुझे आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में जो है वो ऐसे कई देहात हैं, कई इलाके हैं जहां पर हिंदू जो है वो हिंदू अक्सरियत में, मुसलमान अक्सरियत में है, वो एक किस्म के खौफ हिरास में है इस बयान के बाद कि कहीं जो है वो दंगा हो गया, कहीं फसाद हो गया तो उनकी जान माल की हिफाजत कौन करेगा? एक बयान देते हैं अपने वारिस पठान साहब, एक बयान देते हैं अकबरुद्दीन अवीसी साहब, पूरा माहौल बिगड़ जाता है। क्या आप मुसलमानों की हक की बात करने के लिए आए हो कि मुसलमानों के हक को दबाने के लिए आए हो? जी जी जी, आपको शायद पता नहीं होगा, आप अगर ट्विटर अगर देखते होंगे तो बयानबाजी की बात कीजिए सर, जो बयान आया है उस पर बात, बयानबाजी के ऊपर ही बता रहा हूं। तो बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जो है, वारिस पठान का जो स्टेटमेंट था, जितना सेलेक्टिवली निकालना था उतना तो मीडिया ने निकाल दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे साथ इस आंदोलन के अंदर हमारे हिंदू भाई पूरी तरह से शरीक है, हमारे दलित भाई पूरी तरह से शरीक है। उन्होंने ये कहा था कि झांसी की रानी की तरह हमारी शेरनियां रोड के ऊपर बैठे हैं, लेकिन मीडिया ने निकाला क्या कि शेरनियां बोल रहे हैं। मीडिया ने निकाला क्या कि भाई हम 15 है 100 पे भारी है करके, ये इसी को निकाला ना। आपने ये क्यों नहीं निकाले आप कि हमारे हिंदू भाई भी उसके अंदर आप जो है वो थोड़ा सा अपने सियासी गिरबान में झांक लीजिए। आपने ये बताइए कि वारिस पठान ने 25 करोड़ और हिंदू अक्सरियत की बात की, क्या वो गलत, वो उनके जबान से लफ्ज निकले नहीं क्या? जो जबान से अल्फाज निकलेंगे वही मीडिया बताएगा। मैं 2019 के अंदर मैं अपने खुद के गिरबान में झांका और 4 लाख मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने मेरे गिरबान के अंदर झांककर देखा और देखा कि मतलब इसका 30,000 वोट मिले हैं वारिस पठान को। मुझसे कहा कि मेरे गिरबान के अंदर नहीं, आपकी बात सही बात नहीं कर रहा हूं मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। आपकी मालूमात के लिए नहीं, आप तो बहुत अजीम शख्सियत है सर, हम आपको तो मानते हैं। आपकी मालूमात के लिए आप बहुत अजीम शख्सियत है, आप मानते हैं बिल्कुल। 2014 के अंदर वारिस पठान को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट 2019 के अंदर मिले हैं। अच्छा, एक बात आप ये बताइए वोट मिलते कैसा है? पहला इलेक्शन जब लड़ा है उससे ज्यादा तकरीबन मेरे हिसाब से 8 या 10,000 वोट ज्यादा मिले हैं वारिस पठान को। आप क्यों नहीं देखते हैं भड़काऊ भाषण? क्योंकि आपने डिसाइड किया कि वारिस पठान भड़काऊ भाषण देगा और उसका कंट्रोल जो है इम्तियाज जलील करेगा। ठीक है, वही अगर तर्क अगर लगाया जाए, नहीं आपकी पॉलिसी अगर तर्क लगाया जाए तो अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को, गद्दार के अंदर इम्तियाज जलील अकेला नहीं है,
कौन गद्दार है, किसके बारे में बात किया जा रहा है? आप मुझसे जो कर रहे हैं ना, ये 100 लोगों के बारे में जो वारिस पठान ने बोला, ये 100 लोग कौन है करके, मैं अनुराग ठाकुर से पूछना चाहता, किन गद्दारों को गोली मारना चाह रहे? कौन है गद्दार आपकी नजर के अंदर? आप बताइए। बिल्कुल पूछिए, गोली मारी अनुराग ठाकुर से बिल्कुल पूछिए। परवेश वर्मा कहता है कि जो हमारी माएं और बहनें वहां पर सड़कों के ऊपर, दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठी है, वो वहां पर जाकर ये कहता है कि इनको यहां से हटाओ, वरना इनके मर्द हमारे घरों में घुसेंगे और हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार करेंगे। अच्छा, क्या आपने इस बयान पर इमाम ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई? आप थोड़ा सा केस करवाया? वारिस पठान बॉम्बे हाईकोर्ट के जो है वो वकील हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर ये कहता है कि बोली से नहीं मानेंगे तो गोली से मारेंगे, और गोली के निशाने के ऊपर अकेला हम हैं ऐसा नहीं है। किसको मारना चाह रहे हैं आप? आपका जो इतना गुस्सा है, मेरा गुस्सा इस वजह से आपको देखकर आता है कि आपका गुस्सा सिर्फ हमें ही क्यों आता है? गुस्सा आपके इतने सवाल, तीखे सवाल जो है, अभी मुंबई के अंदर कांग्रेस और एनसीपी के और समाजवादी पार्टी के मुसलमान है तो आंदोलन कर रहे हैं, सुना है वारिस पठान का पुतला जलाने वाले है उसके अंदर। अरे बड़े दूध के धुले हैं ये। कभी एक मर्तबा आप हमको यह बता दीजिएगा कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ इतना गुस्सा सड़क के ऊपर क्यों नहीं दिखाया है आपने? योगी के खिलाफ क्यों नहीं दिखाया है आपने? आपको ऐसा लग रहा है इस देश के अंदर नहीं, सिर्फ एक वारिस पठान है। अरे वारिस पठान के ऊपर एफआईआर आपने रजिस्टर कर दिए है। अब आप ये क्या चाह रहे हैं? अब आप सड़क के ऊपर आके क्या चाह रहे हैं? आप अपनी दुकान ही चमकाना चाह रहे हैं ना? आप ये सड़क के ऊपर आके आपने तो कहना कि नहीं, हम तो जा रहे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, एफआईआर रजिस्टर हो गया है, हमको कानून के ऊपर विश्वास है करके। अब ये ड्रामाबाजी आप जो कर रहे हैं कि नहीं हम पुतले जलाएंगे, चप्पल निकालेंगे, मारेंगे, उतना ही गुस्सा अगर आपने अनुराग ठाकुर के ऊपर भी निकाला होता, परवेश वर्मा के ऊपर भी निकाला होता, कल के दिन केंद्र सरकार के अंदर मौजूद एक मंत्री ने क्या कहा है कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई है, हमने 1947 के अंदर ही पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। ये पाकिस्तान तुम्हारी, ये हिंदुस्तान तुम्हारी जागीर है। जी, बिल्कुल। तुम्हारी जागीर पे आता हूं। जितना उस मंत्री का है, ये जितना भारतीय जनता पार्टी का है, उतना ही इम्तियाज जलील का भी ये मुल्क है। इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए और इसी मुल्क के अंदर हम दफन होंगे। जब हमसे पूछा गया था 1947 के अंदर कि यहां रहना है या जिन्ना के साथ जाना है, जिसको जाना था चले गए, और उसमें से मुसलमान गए ऐसा नहीं, उसमें बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी चले गए, जिनको अब अमित शाह साहब है तो परमिट देके बोल रहे आ जाओ, वापिस आ जाओ करके। अरे हमने तो इस मुल्क के साथ वफादारी निभाई थी, इसलिए इस मुल्क के अंदर टिके रहे। और तुम सीए लाओ, एनआरसी लाओ, एनपीए लेके आओ, जो भी लेके आओ, यहां से हम जाएंगे नहीं। इस मुल्क से अगर जाएंगे तो अपनी मौत के बाद ही हम जाएंगे, इसी मिट्टी के अंदर हम इंशाल्लाह। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इम्तियाज जलील साहब जो है बहुत ही शोला बयानी पर लगता है बता रहे हैं। इस ब्रेक के बाद जो है हम दोबारा आपके तरफ आएंगे और इम्तियाज जलील साहब से बात करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। इम्तियाज जलील साहब हमसे महव गुफ्तगू है। इम्तियाज जलील साहब एक बात ये बताइए कि बयान कुछ जारी हुआ वारिस पठान के खिलाफ, पार्टी लेवल पे कुछ कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? जी, मैं महाराष्ट्र के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने बिल्कुल अपना पहले ही उसी दिन हमने स्टेटमेंट दिए। जैसे ही ये मीडिया ने एकदम उछाल दिया कि मतलब देश की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं करके, तो हमने फौरन वारिस पठान से भी बात किया और स्टेज के ऊपर मैं भी मौजूद था, उसके बाद भी हमारी चर्चा हुई थी। लेकिन देखिए, पॉलिसी पार्टी की है ही नहीं। आप लोग इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि एमआईएम पार्टी, ठीक है, हम मुसलमानों को हम आवाज उठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ हो गए हैं, आप हिंदुओं के, हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ हो गए हैं, नहीं। लेकिन आप इस तरह से इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि आप ये एमआईएम, देखिए साहब, मराठाओं की पार्टी है, यादवों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, बाकी सभी जात धर्म के हैं, सिखों की है, साउथ के लोगों की पार्टी है। हमने एमआईएम को जरा सा हमने ये कर डाला है, और बहुत छोटी पार्टी है, आप इतना बड़ा नहीं है। आप लोग क्यों हमको इतनी अहमियत देते हैं? मुसलमानों की पार्टी एमआईएम है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मामला जो है वो फिरका वाराना बयानात का है। मुझे ये बताइए कि क्या वारिस पठान को नेशनल स्पोकपर्सन की पोस्ट से हटाया जाएगा? बाबा साहब अंबेडकर ने सब संविधान बनाया है तो उसको एक मर्तबा पढ़ लीजिएगा कि हमारा जो है ना इक्वल राइट सबको दिया गया है इस देश के अंदर। तो अगर मोदी साहब अगर आज अनुराग ठाकुर को निकालते हैं, अगर परवेश वर्मा को निकालते हैं और योगी को निकाल देते हैं, मैं आपको शब्द दे रहा हूं, जबान दे रहा हूं, मैं 1 घंटा नहीं लगेगा, हम असद साहब से कहेंगे कि साहब देखिए उनके ऊपर भी एक्शन हो गया है, अपने भी बंदे के ऊपर
चलिए करिए ना, इक्वल इंसाफ होना मतलब चाहिए। आप जो है इक्वल अपने इंसाफ होना आप जो चाहिए। है वो- यानी कि वो हमको गालियां देते रहे और आप कहे कि नहीं ना यार इम्तियाज भाई तुम गाना सुनाओ हमको, गीत सुनाओ हमको, अच्छे से गजलें सुनाओ हमारे को। एक बात ये बताइए कि महाराष्ट्र में जो है वो एनपीआर लागू हो रहा है 1 मई से, उद्धव ठाकरे साहब ने कह दिया है, तो इस ताल्लुक से जो है वो एमआईएम का स्टैंड क्या है? क्या एमआईएम एनपीआर जब लागू होगा, हो चुका होगा और एनपीआर जो है वो पूरे महाराष्ट्र में होगा, तो इस वक्त जो है एमआईएम का रोल क्या होगा? नहीं, एमआईएम तो साहब बहुत छोटी सी जमात है, उसमें हम तो इंतजार करेंगे कि जो जिस तरह से आप बताते हैं कि आप लोग क्यों कर रहे हैं ये जो फैसला जो है, हम तो इंतजार कर रहे हैं शरद पवार साहब क्या करने वाले हैं, राहुल गांधी जी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में उनके जो बड़े बड़े नेता है अशोक चौहान साहब क्या करने वाले हैं, ये सब नेता तय करना चाहिए ना। क्योंकि आप भी तो, आप सिर्फ क्या मुसलमानों के सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे? आप सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए आएंगे और जब मुसलमानों के ऊपर आफत है तो बोले नहीं हमारा क्या लेना देना, वो अवैसी बोलेंगे उसके ऊपर। तो आपकी बात ऐसा होता है, ऐसी होता है। की होगी उनसे? नहीं ऐसा नहीं साहब, हमसे तो, हम तो अछूत है साहब सबके लिए। हमारे करीब में कोई आना नहीं चाहता है, इनको ऐसा लगता है कि इनके करीब गए तो हमारा क्या होगा करके, तो हमारे को कोई वो नहीं है उसका। हमारा जो भी फैसला है, अब आपको पसंद आए ना आए, वो फैसला हम सही वक्त के ऊपर लेंगे, जो भी फैसला होगा उसमें। अब वो अगर एनपीआर की मुखालिफत तो है आपको? वो साहब 100% है, हम 100% हम एनपीआर सीएए, आप देखिए ना, आप देश को कितना बेवकूफ बनाएंगे। मैं पार्लियामेंट के अंदर था मौजूद, अमित शाह साहब क्या बता रहे थे, आपने देखा था उनका अंदाज। हमको इस मुल्क के अंदर, हमको सबको इंसाफ दिलाना, करोड़ों लोगों को जो इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे थे उनको इज्जत की जिंदगी, करोड़ों लोगों को, कितने। हमने उनसे एक सवाल किया, एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह साहब इतना बताइए ना, कितने लोग आए थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, कितने लोग आए थे? कुछ तो आंकड़े होंगे ना अपने पास। अगर करोड़ों है तो वाकई में बहुत गंभीर बात है। और करोड़ों भगोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं जो कहीं कूद काट के आ गए हैं, कि छुप के आ गए हैं करके। जो रेफ्यूजीज आए हैं, कुछ तो हिसाब किताब रहता होगा ना, कुछ तो रिकॉर्ड रहता होगा ना उसमें। आप वो आंकड़े नहीं दे रहे और सिर्फ भाषण के लिए, और पार्लियामेंट के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अमित शाह ये कहते हैं और मोदी जी जाके रहते हैं नहीं, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है मित्रों। अब मित्रों इतने क्या, इतने भी बेवकूफ मित्रों नहीं है ना कि मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, कैसा भी बोलेंगे और हम सुन लेंगे उसके अंदर। अब हम जब सवाल उठाते हैं तो बोले देखो आपने उनकी नकल करे, आपने उनकी नकल क्यों करे? अरे आप हमको बेवकूफ समझ रहे हैं, आप इस मुल्क की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और देश को बोल रहे हैं कि नहीं, हम जो भी बोल रहे हैं हमारे मन की बात है, तुम सुन लो। हमारी भी दिल की बात सुनो ना प्रधानमंत्री जी। एक सवाल मेरा ये है, इसके बाद ये इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। ये बहुत अहम सवाल है और मुझे इस बात का यकीन है कि आप उसको ब्रीफली और मुख्तसर तौर पर हमें समझाएंगे इस जवाब को। मेरा बहुत सीरियस सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं बहुत ही पॉलिटिकल सोच समझ वाले लोगों से, जब इस तरह के बयानात की बात करते हैं, उनका ये कहना है कि जो ये बयानात आते हैं वारिस पठान के, अवैसी के, अकबर के, तो इनसे जो है वो एक पोलराइजेशन का माहौल तैयार होता है पूरे मुल्क में, और वो पोलराइजेशन से जो है वो बीजेपी को ताकत मिलती है। और बीजेपी खुद चाहती है कि वारिस पठान इस तरह के बयानात दे, एमआईएम की तरफ से इस तरह के बयानात हैं, ताकि जो है वो पोलराइजेशन की सियासत उरूज पर पहुँचे, उन्हें उस बयान से जो है फ़ायदा पहुँचे। तो ये एनालिसिस अप्रोच हमारे पास आता है, तो इस पे आपका बोलना क्या है? इतना सवाल का जवाब बता। सर मैंने जो हराया 2014 के अंदर जब इलेक्शन लड़ा था, मैंने कौमी सतह की बात कीजिए सर। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि हमके ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता है कि आप भाजपा को फायदा पहुंच रहा है करके, हमने 70 सालों से सर, हमने 70 सालों से हमने फायदा किसका सोचा? अरे राहुल गांधी को फायदा होने वाला है क्या नहीं, इंदिरा गांधी को फायदा होने वाला है क्या नहीं, सोनिया गांधी को फायदा होने वाला है क्या नहीं, अशोक चौहान साहब को होने वाला है क्या नहीं, शरद पवार साहब को होने वाला है क्या नहीं, मुलायम सिंह यादव को। अब हमने सर छोड़ दिए है कि नहीं, अब हम हमारे फायदे की बात करेंगे। अब इसी को फायदा होने वाला है। और जिस दिन हमने अपने फायदे की बात करे, 27 साल के बाद मेरे शहर से एक एमएलए चुनकर आया। मेरे अपने शहर से 2019 के अंदर 20 साल के बाद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जिसको आप बीजेपी कह रहे हैं ना कि बीजेपी को फायदा होता है, वो बीजेपी को हराकर एक ही पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही मुस्लिम एमपी चुनकर आया है, वो मैं हूं। यानी कि आप ये बताइएगा कि कांग्रेस और एनसीपी आपको सिर्फ वोट मांगने के लिए रह गई है। अच्छा, और मुसलमानों से वोट दो, हमारे को वोट दो, तुमको हम सत्ता में नहीं लेके, ज्यादा से ज्यादा तुमको हम कॉर्पोरेटर बनाएंगे, जिला परिषद में भेज डालेंगे, एमएलए और एमपी नहीं बनेंगे। जब हम लड़े एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए तो जीत कर आए हमने।
अब हम हमारे फायदे की बात करते हैं। अब किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, ये हमको नहीं मालूम। एक बात तय है, अवैसी साहब के पीछे जब निकली कौम तो फायदा कौम का ही हो रहा है। मेरा एक इसी से सवाल से एक जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल ये है कि 3 तलाक जो बिल आया उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, बहुत चीज़ें हुई, आपने बयान दिया, पार्लियामेंट में ओवैसी साहब ने बोला, लेकिन इन तमाम की तमाम बयानबाजी पार्लियामेंट में तकरीर के बावजूद जो है वो बीजेपी ने इस कानून को पास करवा लिया। जी। तो इतना बोलने का फायदा क्या हुआ? नहीं, हम तो वहां पे अब कल नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन के अंदर जाएंगे तो हम या तो टम्बोला लेके जाएंगे या लूडो लेकर जाएंगे या कैरम लेके जाएंगे और वहां पे जाके खेलते बैठेंगे। पार्लियामेंट में असेंबली के अंदर जब नेता जाता है, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम हमारी बात करेंगे, मालूम है हमारे नगर सेवक आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नगर सेवक आए हैं तो इससे जो है वो मुसलमानों को कब जो 3 तलाक का कानून है वो तो रुक नहीं पाए ना सर। नहीं, हम हमें मालूम है, सेकुलर सियासत को मजबूत करने की यहाँ पर बात हो रही है और आप जो है वो अपना कमजोरी की बात कर रहे हैं। हमें मालूम है ना सर, है? लेकिन इसका मतलब यह है कि हम गूंगे मुक्के और बहरों की तरह जाके वहां पे बैठ जाए। कम से कम जब इतिहास लिखा जाएगा कि जब इस मुल्क के अंदर शरीयत का कानून बदला जा रहा था तो 2 दीवाने उस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज जलील 2 दीवाने इस पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के उसकी मुखालिफत किए थे करके, और वही सुकून हमें रहेगा कि नहीं, जब मेरे शरीयत का कानून बदला जा रहा था तब लोग खामोश थे और हमने उसके खिलाफ आपके साथ साथ जो है वो गैर मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे बोलने वाले, जी, जिन्होंने जो है वो दांत खट्टे कर दिए। मैं बताऊं, एक पूना की वंदना चौहान एमपी है, वो कल के दिन शाहीन बाग में गई थी, एमपी है, एनसीपी की एमपी है, वो कल शाहीन बाग में गई थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, अरे जब बिल पास हो रहा था तो पार्लियामेंट के अंदर से गायब थे। सुप्रिया सुले बहुत अच्छा बोली पार्लियामेंट में। अच्छा, वो बोली तो बहुत अच्छा लगता है। इम्तियाज जलील बोला तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। इम्तियाज जलील जब बोलता है तो हमें सुप्रिया सुले बोल रही है ना, आपके लिए सुप्रिया सुले बोल रही है तो इम्तियाज जलील तुमने बोल के क्या कर लिए? हमने दिल को सुकून पहुंचाए है हमारे कि नहीं, हमने लड़े थे इस सरकार के खिलाफ, इनके कानून के खिलाफ, इनकी हक धर्मी के खिलाफ, इनकी दादागिरी के खिलाफ हमने खड़े रहे थे, लड़े थे। हमको मालूम था कि नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोशिश किए थे और यही हम अपने आने वाली नस्लों को बताएंगे। जब ये मुल्क बदल रहा था तो कुछ दीवाने पार्लियामेंट के अंदर लड़ रहे थे। लड़िए, बहुत अच्छी बात है, मुसलमानों के लिए लड़िए, लेकिन मुसलमान के ताल्लुक से जो है वो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिसका नुकसान उन्हें इज्तिमाई तौर पर होता हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का। बहरहाल इतना ज़रूर है कि जितने भी फ़िरका वाराना और भड़काऊ किस्म के भाषण होते हैं, इसको जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमान कभी एडमायर नहीं करता। हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो गंगा जमनी तहजीब का मानने वाला है, इसका हिस्सा है और उसने हमेशा से जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की है। बहरहाल इस पैगाम के साथ आपसे अलविदा लेते हैं और अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।